Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने basically sir डेवलपिंग जो हमारी इकोनॉमीज हैं लाइक इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के रिगार्डिंग टू डिस्कशन हमारी गोइंग ऑन थी, क्लियर, एंड प्लस वेरियस पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर या टर्शरी सेक्टर की ओर ज्यादा मूव ऑन हुआ, उस पॉइंट्स को लेकर हमने काफी डिस्कशन की, प्लस इवन ईयर टू ईयर, क्लियर। जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के केस में अगर हम याद करें, यहाँ पे एक सबसे पहले आपने बॉक्स के बेसिस पे डिवाइडेशन की थी सर, जिसमें आप लोगों ने चेकआउट किया कि हमारी कंट्री की एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशो क्या है, डेंसिटी मींस पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग वहां पे रहते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज का क्या किया वहां पे कंपैरिजन। बट उसमें से नेक्स्ट ऑन पार्ट जो हम लोगों का है, जो डिस्कस करने वाला है, दैट इज सर इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक नेक्स्ट व्यू पॉइंट हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ सर, आपने एक कंट्री की जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल कैपिटल से ही कंट्रीब्यूट नहीं होती, उस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल भी जीडीपी को ग्रो करने में बहुत क्या करती है, हेल्प आउट करती है। तो अब हम लोग इन कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग टू बात करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वहां पे स्किल्ड है, प्लस उनको टाइम टू टाइम ग्रो किया जाता है, प्लस टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग, नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड की जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या आपकी कंट्री में जिसका भी तुम कंपैरिजन कर रहे हो, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स क्या है कि सर यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे ह्यूमंस की वैल्यू है, क्लियर। नंबर वन, सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, हाँ जी पढ़ना, सम important indicators of human development are as these. number Life one, expectancy, higher the better. Adult अब सर literacy आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी है? सर सिंपल सा पॉइंट, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हायर द बेटर है। जिस कंट्री की लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो कंट्री अपने आप में क्या होगी सर, नेचुरली ग्रेटर होगी। पढ़िए, एडल्ट लिटरेसी रेट सर, ये भी जितना ज्यादा होगा उतना उस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यस बिलो पॉवर्टी लाइन। अब नेचुरली ये क्या होगा सर, लोअर द बेटर, क्योंकि जितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे कम होंगे उतना बेटर होगा। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये तो नीचे होंगे, जितने कम होंगे उतना बेटर होगा। दैट मींस आपका बीपीएल रेशो, हेड काउंट रेशो जो है, हेड काउंट रेशो क्या थी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं जितने कम होंगे उतनी उस कंट्री की तरक्की ज्यादा होगी सर, क्लियर। एंड सेम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होना या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होना, जिनका सर मतलब डेथ रेट, क्लियर, एक्सपायरी रेट ज्यादा है, तो सर ये अपने आप में लोअर दी क्या होंगे, बेटर। ये कुछ साइंस गिवन है, कुछ साइंस गिवन है जो रिप्रेजेंट करेंगे किस बात को, कि उस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है। पढ़िए आगे सर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, हाँ जी, percentage of population having access to improved water sources higher the और सर better. वाटर रिसोर्सेज का एक्सेस जितने लोगों के पास ज्यादा होगा अल्टीमेटली उतना उस कंट्री के लिए ज्यादा अच्छा होगा। देखो साइंस है, जो साइन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है वो लोअर द बेटर, जो साइन पॉजिटिविटी अच्छी चीज को रिप्रेजेंट करता है वो हायर द बेटर। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड कौन होते हैं, जिनको डाइट प्रॉपर नहीं मिलती, सर ये तो नेचुरली लोअर द बेटर होगा। ओके, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन। अब अपने यहाँ तो सर आज की डेट में तो सैनिटेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है, क्लियर, जगह जगह शौचालय, जगह घर घर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, स्पेशली किस पर्पस के लिए, सो दैट की सैनिटेशन फैसिलिटीज घर घर प्रोवाइड की जाए। अब जितना ये रेट ज्यादा होगा सर उतना बढ़िया होगा, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट, जीडीपी पर कैपिटा, दैट इज यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग adjusted for the differences in purchasing power of dollar across different nations, that is called purchasing power। अरे सर
हमारी कंट्री की जो करेंसी है दैट इज रुपी, जितनी वो डॉलर के साथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, दैट मींस इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ती जाए एंड डॉलर की वैल्यू डाउन जाना, तो सर हमारे लिए तो उतनी हायर द बेटर होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारी कंट्री का जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। और स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या है, जैसे आप कहते हो कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। सर आज $1 परचेज करने के लिए आपको 70 रुपीज देने पड़ते हैं। अगर यही डॉलर के मुझे 60 देने पड़े, 50 देने पड़े, दैट मींस डॉलर की वैल्यू क्या जा रही है, डाउन, इंडियन रुपी क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो ऐसे ही जीडीपी पर कैपिटा डॉलर के अगेंस्ट प्लस पर कैपिटा अपनी हमारे इधर इंडियन रुपीज के अगेंस्ट, सर अगर अच्छी ज्यादा होगी तो नेचुरली सर हायर द बेटर, इंडिया उतना ही या अपनी कंट्री उतना ही क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्लियर? एक साइड पे बॉक्स है, हाँ जी, विद अ view to accelerating the pace of growth, different countries are forming regional and global economic groupings, underline based economic groupings based on common agreements of bilateral relations। ये जो मोदी साहब जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रेड एग्रीमेंट्स करके आते हैं, या कोई ना कोई जिसे कहते हैं कि फॉर द पीसफुल ट्रेडिंग, क्लियर, की शांति से मिल मिलाकर आपका क्या करना है, काम करना है, उस व्यू पॉइंट से जो एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज क्या, बाइलेटरल रिलेशंस। क्लियर? तो बेसिकली सर अब जैसे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान जिसकी भी आप नॉर्मली बात कर रहे हो, हर कंट्री एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए, देखो जी अपना सारा टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट आपकी कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को क्या कर दे, बंद कर दे, या दूसरी कंट्री आपको प्रॉपरली काम ना करने दे, या आपके ट्रेड रिलेशंस कैसे ना कैसे खराब हो जाए, अल्टीमेट दोनों कंट्रीज को क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। मेनली उस कंट्री को जिसके यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे होंगे, क्योंकि सर आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगे, आपकी डिमांड्स ही नहीं पूरी होंगी। तो हम नहीं चाहते हम किसी भी वे में इन पॉइंट्स के अंदर जाएं। हम चाहते हैं कि नॉर्मली हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो बाइलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, दो तरफा, बाइलेटरल मींस दोनों तरफ से, सर अगर आप हमारे साथ डीलिंग करेंगे या हम आपके साथ डीलिंग करेंगे, वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग टू, क्लियर, प्रॉपर पीस रिलेशंस के अकॉर्डिंग टू किया जाएगा। एंड इनमें से कॉमन एग्जांपल्स जो हैं, जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स जो बनी हुई हैं, इसको डबल टिक कर लो, 1 मार्क्स में स्पेशल पूछी जाती हैं कि सर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स आपकी कौन सी हैं। नंबर 1 सार्क, EU यूरोपियन रिलेटेड, एंड ASEAN, G8 एंड G20। क्लियर? ये बेसिकली सर इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स ग्लोबल लेवल पे बाइलेटरल ट्रांजैक्शंस करने के लिए कंट्री टू कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। क्लियर? और ये स्पेशली अभी रिसेंटली सर मतलब मोदी जी कहीं ना कहीं किसी जाकर आए हैं दूसरी कंट्री के अंदर, उनके साथ भी क्या करें, ट्रेड एग्रीमेंट्स, एंड दैट ट्रेड एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड एज बाइलेटरल, जो दोनों तरफों से बनाए जाते हैं। यस प्लीज, नेक्स्ट इज सर बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स, based on these indicators a composite index is constructed हाँ, called HDI, human अब आपने development index। ऊपर काफी सारे पॉइंट्स क्या किए, रीड आउट कि बेसिकली सर ये कुछ इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के। क्लियर? जिसमें लिटरेसी रेट भी था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी था, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, क्लियर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या नेक्स्ट वन आपका एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, काफी सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट पेज पे रीड करे। सर इन सबको इकट्ठा करके ना, इन सबको इकट्ठा करके एक कॉम्पोजिट इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसको हम वर्ड क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर? जो रिप्रेजेंट करेगा कंट्री की ग्रोथ को, कंट्री की डेवलपमेंट को। और सर ये सारे फैक्टर्स अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? पढ़िए, हायर वैल्यू ऑफ, यस, HDI points to a higher rank and higher level of human development as a overall growth of consequence of overall growth of economy। अब यहाँ पे ना आप वर्ड अगर समझना चाहो तो सर आई थिंक सो सबसे पहले तो आपको ह्यूमन कैपिटल वर्ड समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या, एंड ह्यूमन कैपिटल का कैसे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है,
कैसे वो जीडीपी को ग्रो करते हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है, आई थिंक सो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी चाहिए। वो पिछले पेज पे जो आपने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े, जो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाएंगे मिलकर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाएंगे, सर पहले तो उनको समझना पड़ेगा। एंड एक कंट्री को रन करने के लिए सिर्फ फिजिकल कैपिटल ही नहीं, ह्यूमन कैपिटल भी इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है। बट अपन अभी तक नॉर्मली वही बात है, सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट कर रहे थे, मशीन, मनी, मटेरियल। बट मैन भी सर उतना ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को रन करने के लिए। एंड अगर आपके बिजनेस अच्छे चलेंगे तो नेचुरली सर जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। क्लियर। आगे टेबल 4 प्रेजेंट्स। अब देख इन्होंने क्या करा सर, वही फैक्टर्स जो आपके पास लास्ट गिवन थे, एक कॉम्पोजिट बेसिस पे इंडेक्स बनाया। जैसे सबसे पहले एचडीआई वैल्यू वाइज आपको दिख रहा होगा, रैंक्स प्लस आगे नीचे अलग अलग सारे वो पॉइंट्स जो डिफाइन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, जो इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्लियर। अब तुम्हें भी क्या होगा इस टॉपिक में, ऐसा ही एक चार्ट, जैसे फर्स्ट चार्ट हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बेसिस पे, दूसरा था ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एंड तीसरा तेरे सामने कौन सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे। तीनों में से कोई एक चार्ट with respect to the three countries India, China and Pakistan given होगा, and you have to observe the table, analyze the table and make reply accordingly। और वो तुमसे क्या पूछेंगे सर, नेचुरली जितने भी टाइम्स आपको गिवन होंगे कोई ना कोई डाउनफॉल हुआ होगा या मे बी कोई पॉजिटिविटी हुई होगी। मैं डायरेक्टली क्रक्स बता रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर। या तो सर पहले से रेट आपके क्या गए होंगे, डाउन गए होंगे, काफी सारे पॉइंट्स आपने पढ़े भी लास्ट सेशन के अंदर कि क्यों, रीजंस क्या थे ये डाउनफॉल होने के। क्लियर। एंड कुछ केसेस में आपकी पॉजिटिविटी भी दिखेगी, तो उनसे आपसे वो क्या पूछेंगे सर, इस टेबल को एनालाइज करो एंड रीजंस इसके क्या करो, कोट करो। नो डाउट आप लोगों ने डाटा लर्न नहीं करना, जितने भी रीजंस इस टॉपिक के अंदर दिए गए हैं, कारण, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कि सर कारण क्या रहे थे, उनका स्ट्रेटजी, उनका पाथ क्या रहा था एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर आने के लिए। अब देख पूरे टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे रीजन तो वही रहेंगे, रीजंस तो वही रहेंगे ना, वो नहीं चेंज होने वाले। हाँ बट वो टेबल्स अलग अलग ईयर कैसे ना कैसे फॉर्मेट के अंदर चेंज करता रहेगा, आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं। क्लियर। पढ़िए जी नेक्स्ट ऑन नीचे। अब सर कंपैरिजन 1.5 पेज नियर अबाउट, ये क्या होगा कंपैरिजन इन द ईयर 2018। पढ़िए एचडीआई फॉर चाइना, China, India, and Pakistan was estimated to be 758, 0.758. 647 एंड 0.560। अब देख लाइन वाइज, और तुम्हें भी पता है जिस कंट्री का एचडीआई अच्छा होगा सर वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी, एंड जहां ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी वहां की नेचुरली सर जीडीपी रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेचुरली होगी होगी। और वो लाइन वाइज है, सबसे ज्यादा किसका एचडीआई, चाइना का, देन इंडिया का, देन पाकिस्तान का। नेक्स्ट इज हायर एचडीआई, अंडरलाइन द वर्ड हायर एचडीआई रैंकिंग ऑफ चाइना इज लार्जली ड्यू टू हायर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, कि सर वो कंट्रीब्यूट ही इतना कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ ही इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि उनकी नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर पर्सन, क्लियर, जो कहते हैं ना तो पर पर्सन रिसोर्सेज, सर ऑटोमेटिकली वो रेशियो ही बहुत हाई आ रही है। हाई होने का कारण क्या सर, वहां पे मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब जितनी सर ह्यूमन कैपिटल अच्छी बनाओगे, फिजिकल कैपिटल से उतनी ज्यादा तुम क्या निकाल पाओगे, आउटपुट निकाल पाओगे। वही है ना, हम लोग जोर लगा रहे हैं किस पे, फिजिकल कैपिटल पे, रादर देन लगाना किस पे चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पे। मानना मशीन्स ने काम करना है, मशीन को तो भी इनपुट किसने देनी है, देनी तो ह्यूमन ने है। बिजनेस तो रन हमने करना है, डिसीजन तो हमने लेने हैं। आगे इन द ईयर 2018, its gross national income per capita Yes. (GDP) US dollar was estimated to be US dollar 16,127, while it was merely India and Pakistan की तो बहुत ही डाउन थी। नेक्स्ट इज besides gross national income per capita, China has performed better than India and Pakistan for health indicators। ये तो मानते हैं सर, जैसे मोर्टेलिटी रेट्स को लेकर, एक्सेस टू सैनिटेशन को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर एंड अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन एंड पॉवर्टी को लेकर इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट करी है।
और ये तेरे सारे वही फैक्टर्स हैं इस पैराग्राफ में जो पीछे अपन इंडिकेटर्स पढ़ के आए। क्या थे सर? एक तो मोर्टेलिटी रेट दो थे, पहला इन्फेंट, दूसरा मैटरनल। क्लियर? तीसरा सर एक अंडर न्यूरिश्ड वाला पॉइंट था, जिनको डाइट भी प्रॉपर नहीं मिलती, सर इन्होंने न्यूट्रिशंस एंड नरिशमेंट को इंक्रीज करा। क्लियर? एक्सेस टू सैनिटेशन, हाइजीनिकनेस लेकर आए, सैनिटेशन फैसिलिटीज को बहुत इंप्रूव करा। तो सर सारे ही इंडिकेटर्स में ये आगे रहे हैं देन दैट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो क्यों नहीं वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट होगी? क्लियर? पढ़िए सर, पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया इन द एरिया ऑफ, किसमें? पॉवर्टी। अगर ये याद रख सको तो अच्छी बात, कि पाकिस्तान अपने से एक पॉइंट में बेटर था पॉवर्टी के मामले में। इन्होंने पॉवर्टी को काफी अच्छे वे से संभाला। एंड सैनिटेशन, यस, India has the largest number of poor people among the three countries. Number of poor calculated with respect to international poverty line of that is $3.2 a day. क्लियर? मतलब अपने इंडिया में इन तीन कंट्रीज में सबसे ज्यादा रेट किसका है सर? पॉवर्टी रेट। क्लियर? दैट मींस यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के बिलो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे अपनी पॉवर्टी लाइन के बिलो है। एंड लिबर्टी इंडिकेटर्स, यस प्लीज। It may be argued that HDI rating of India is low compared with China, partly because HDI does not include parameters of liberties of life, बिल्कुल, political liberty of participating in state administration, and social liberty of freedom of speech and related human rights. बिल्कुल सर। It may be argued that HDI rating of India is low compared with China, वो तो है ही है, partly because HDI does not include parameters of liberties of, liberty means kind of freedomness. Clear? Liberties of life, जैसे political liberty of participating in state administration हमारे पास नहीं है, सोशल लिबर्टी ऑफ फ्रीडम टू स्पीच ये हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेट किसी ना किसी कारण तो सर हम डाउनफॉल रहे ही रहे हैं ना। क्लियर? आगे लिबर्टी इंडिकेटर्स, इसको डबल टिक कर लो। लिबर्टी इंडिकेटर्स refers to the measures of the extent of demographic participation in the social and political अब बता decision making. तेरी सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितनी पार्टिसिपेशन, कितनी पार्टिसिपेशन है सर? हमारे पास तो ऐसे कोई राइट्स ही नहीं। अब जिनके पास ऐसे राइट्स ही नहीं है, मतलब प्योरली यहाँ पे किसकी चलेगी? सरकार की चलेगी, जो सरकार ने डिसाइड करा। सर मतलब हमारे पास किस बात की लिबर्टी है? कल से एक नया रूल पास हुआ तो वो एप्लीकेबल हो जाता है जी, और आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर रहकर भी अपनी राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते, तो हमें किस बात की लिबर्टी है? एंड बाहर से दूसरी कंट्रीज में यही चीज का तो बेनिफिट है, क्योंकि अल्टीमेट वहां पब्लिक की चलती है, गवर्नमेंट की नहीं चलती। पब्लिक जो रूल पास करेगी, पब्लिक की जो फेवर में होगा वो रूल वहां पे एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज गवर्नमेंट को वो सारे नोटिस क्या लेने पड़ेंगे? वापस लेने पड़ेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्यों? यहाँ पे स्टार्टिंग से ही और ही तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। तो एक कारण ये भी है कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाती सर? अल्टीमेटली हमारा HDI ग्रेटर क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमारे पास ये लिबर्टी राइट्स नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज वन सच इंडिकेटर हैज बीन added as a measure of the extent of democratic participation in social and political decision making. बिल्कुल, but it has not been given any extra weight in the calculation of बट सर वही है ना, आप कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मींस जहां पे पीपल ऑफ दैट कंट्री हैज डेमोक्रेसी। किस बात की डेमोक्रेसी की सर? वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्लियर? उस वो कंट्री में नेक्स्ट आगे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बट सर वही है ना कि अल्टीमेट पार्टिसिपेशन दी गई, बट टू समवट एक्सटेंट, नॉट इन एवरी मैटर। क्लियर? कुछ हद तक डेमोक्रेटिक बनाया गया, अलग बात है, बट नॉट एट सच लेवल कि आप ईच एंड एवरी डिसीजन जो है वो प्रॉपरली आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चीज फर्स्ट लाइन में इन्होंने ये दे रखा है कि कैन बी आर्ग्यूड कि HDI ऑफ इंडिया लो इसलिए है क्योंकि HDI में मतलब इंक्लूड, क्योंकि ये पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड नहीं होते। तभी उसने थर्ड पॉइंट के अंदर वर्ड क्या कहा यहाँ पे कि सर अगर कुछ एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक हमने इनको प्रोवाइड करवाई भी है तो वो HDI को वैसे ही इफेक्ट नहीं करती। जैसे लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, कहता बट चलो माना कि हैज बीन एडेड एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ democratic participation in the social and political decision, but it has not been given any extra weightage in the calculation of HDI. अगर लिबर्टी प्रोवाइड की भी गई
क्लियर। अगर जितना भी, क्योंकि सर एक कारण आपने यही बताया था कि सर हमारे HDI के लोअर होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सर, यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ लिबर्टीज ऑफ लाइफ को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर। एंड उधर चाइना में हायर क्यों है, क्योंकि वहां पे इन बातों को भी इंक्लूड किया जाता है। और जिस लेवल तक इन्होंने एड अप करा भी है, तो वो HDI के लेवल को, रैंक्स को वैसे भी इतना इफेक्ट नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा वेटेज ही नहीं प्रोवाइड करता। लाइक इंडिकेटर्स फॉर extent of constitutional protection given to rights of citizens or the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law have not even been introduced so far. Clear. Without giving these indicators overriding importance, HDI is अपने आप में क्या है, incomplete, and its usefulness is अपने आप में क्या है, limited, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो इंक्लूड ही नहीं होते यहाँ पे। और एक ये भी वन ओवर द मेन रीजन है कि हम चाइना से डाउन क्यों हैं, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स में, हमारे HDI में, ये पैरामीटर्स में लिबर्टीज ऑफ द लाइफ को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर। नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। जितनी भी तुमने स्ट्रेटजीज अब तक लगाई, जो भी हम लोगों ने रीड आउट किया, अब उसका फाइनल अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन। क्लियर। एंड कंक्लूजन, कहना क्या चाहते हो उस कंट्री को लेकर, ये पॉइंट अपना क्या है जी, लास्ट पढ़िए। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ कंट्री often serves as a model and guide to others for their own development. A meaningful analysis of the growth path of one country along with its success and failures serves as a ready reckoner to other country in designing its own strategy. बिल्कुल सर, एक बात बताओ, अगर एक मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ द ग्रोथ पाथ एक कंट्री का देखा जाए ना, ये दूसरों को मोटिवेट करता है कि अगर वो कंट्री ग्रो कर रही है, वो क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, क्या स्ट्रेटजी ऐसी फॉलो कर रही है कि उनकी तो बहुत सारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। अब अगर नॉर्मली हम बात करें सर, यूएसए आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होता है, आप अभी भी किसमें, डेवलपिंग की स्टेज में है। क्लियर। कुछ तो कारण होगा, उनके वेज में, उनके काम करने में, बहुत सारी वर्किंग में फर्क होगा। अगर उनके स्ट्रेटजी मॉडल को देखा जाए, डेवलपमेंट ग्रोथ मॉडल को समझा जाए, एनालाइज किया जाए, तो हम उनसे सीखकर नेक्स्ट आगे अपनी भी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी भी ग्रोथ एंड कैलकुलेशन नेक्स्ट आगे ले सकते हैं। पढ़िए जी। In this section, we attempt a brief appraisal of the achievements of China, Pakistan, and India in the context of their respective. मतलब मैं आप लोगों को नीचे इन सब का अप्रेजल करवाने वाला हूं। अप्रेजल मींस इवैल्यूएशन हम करने वाले हैं। क्लियर। कि अल्टीमेटली जो भी स्ट्रेटजीज तुम लोगों ने लगाई, जो भी तुम लोगों ने डेवलपमेंट की, उसका एट लास्ट क्लियर फाइनल क्या होगा उस पॉइंट ऑफ। क्लियर। लाइक पढ़िए जी। इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स is taken as the point of references 1978 in China. अब मैं आप इसको टिक कर लो। इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सर इंडिया में तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे ना, वो कब आए थे, 1991, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी। इससे बैक पाकिस्तान में तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे तो फिर भी 3 साल बाद लॉन्च किया गया। पाकिस्तान तो हमसे पहले क्या चला चुका, डाउन जा चुका था। तो इनका 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, और चाइना में सर 1978 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। क्लियर। ये कहीं ना कहीं याद करने वाला पॉइंट है, इसलिए अंडरलाइन करवा रहा हूं कि इनिशिएशन आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कंट्रीज में कब कब करवाए गए। क्लियर। यस प्लीज। पहले चाइना। Sir, China introduced reforms in 1978, पढ़िए, to address the slow pace of economic growth. Yes. Important it is to note that, unlike India and Pakistan, the reforms in China were not dictated by the World Bank and International Monetary Fund. बिल्कुल। It was dictated by the thought process of the Chinese leadership. मतलब सर हमारे में किसी भी कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। प्योर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई, वो हमारे चाइनीज लीडरशिप के द्वारा ही, लीडर्स के द्वारा ही, मतलब हमने ऑन इट्स ओन अपने आप ये सारा रिफॉर्म लाया गया। अंडरलाइन, it was dictated by the thought process of Chinese leadership itself. Okay. It was realized by the leadership of China that the Maoist strategy of growth, a closed economy and a command economy model was not yielding. इससे पहले
इससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर ये क्या करते थे, बिलीव। बट यू, दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं, पहली क्लोज्ड, दूसरी ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, प्लस ना किसी को अपने अंदर इन्वॉल्व होने देती है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना ने आज तक स्टार्टिंग से एफडीआई को कभी भी प्रमोट नहीं करा, क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि हम अपना कंट्रोल किसी दूसरे को दें। क्योंकि देखो सिंपल सर, एफडीआई अगर आएगी तो आपकी कंट्री का कंट्रोल दूसरे हाथों में जाएगा, क्लियर। बट ये जो स्ट्रेटेजी थी, ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लियर, जो इनकी थियोरी थी सर, ये कोई ज्यादा रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रही थी, क्लियर। कोई बहुत अच्छा प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा था। अब नाउ द नीड अराइजेस कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी से काम नहीं चलने वाला, एफडीआई को हमें इंडिया, अपने चाइना में क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा। जैसे पढ़िए, partially discarding the strategy, the leadership embarked upon the domestic campaign of Great Leap Forward and introduced land reforms on a massive scale. बिल्कुल, अगला कहता नहीं सर हम इसको पॉजिटिवली लेकर आएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, एंड बहुत मैसिव स्केल पे लैंड रिफॉर्म्स किए गए। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, पहले सारे के सारे रिसोर्सेज क्या थे, गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी जो भी डिसीजन लेने थे। बट बाद में सर इन्होंने लैंड्स अलॉट करनी क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी, बट नॉट ऑनरशिप। ऑनरशिप नहीं, सिर्फ टिलर्स ऑफ द सॉइल आपको बना दिया गया कि आप अपनी फार्मिंग करो, फार्मिंग करके क्लियर आप अपना कंट्रीब्यूट करो पूरी इकोनॉमी को, क्लियर। आगे, households were allowed to start industries in their backyards. It is true that Even yes, this strategy has failed to achieve the desired goal of economic takeoff, but it has certainly provided a strong base for further reforms in the country. माना सर आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो हुआ, या जो तुमने घर घर में इंडस्ट्रीज वगैरह क्या करवा दी थी, स्टार्ट करवा दी थी, नॉट एट दैट लेवल तेरी इकोनॉमी टेक ऑफ ले पाई कि मतलब राइज करना स्टार्ट करेगी, नॉट एट दैट लेवल। बट इतना पता सर, ये लॉन्च करने से, ये पॉलिसीज करने से हमारा नेक्स्ट रिफॉर्म्स लाने के लिए एक बेस जो था वो क्या बन गया, स्ट्रांग बन गया। कि अब आज की डेट में नेक्स्ट ऑन अगर कोई भी नया फॉर्मेट, कोई भी नया ग्रोथ मॉडल, कोई भी नई पॉलिसी अगर आपने लगानी है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपका सिस्टम सारा प्रिपेयर्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंटली पहले चेंजेस होती जा रही थी। हर पर्सन इस कंट्री की जीडीपी रेट को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेकर आ रहे थे। बट कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड नेक्स्ट ऑन क्लोज्ड इकोनॉमी से निकलकर ओपन इकोनॉमी की ओर जाता दिख रहा था कि सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, अकेली हमारी ही कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, हमें दूसरी कंट्रीज की भी सपोर्ट लेनी होगी, क्लियर। यस, huge investment in health and infrastructure focusing on SEZ led to a phenomenal breakthrough in the economy of China. Yes, FDI worked like a panacea, a that is solution for all the problems. Solution for all the problems. That is for the Chinese economy, and ultimately China emerged as the epicenter of the manufacturing activity in the world. In the world में manufacturing का एपिसेंटर मींस एक फोकस्ड, एक हब काइंड ऑफ, जहां पे कहते हैं जी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। वन ऑफ द कंट्री में कौन आ चुका था सर, चाइना। और प्योरली सर इन्होंने एफडीआई को तो अल्टीमेटली दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी से इनको ओपन इकोनॉमी की ओर मूव करना पड़ा, क्लियर। नेक्स्ट इज इवन टुडे मतलब उनके जो लैंड्स है वो रेंट पे देते हैं, गवर्नमेंट के यहाँ नहीं, एट प्रेजेंट तो नहीं, ये तो सिचुएशन बहुत पुरानी है, ठीक है ना। बट एट प्रेजेंट की सिचुएशन तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ही आ चुके हैं, क्लियर। वो तो पहले था जब स्टेटिज्म थी, उस पॉइंट से, क्लियर। अपना तो स्टार्टिंग से ही मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे तो रिसोर्सेज स्टार्टिंग से ही पहले भी थे और गवर्नमेंट के भी थे, दोनों के थे। बट इनका स्टार्ट पॉइंट क्या था, अब एफडीआई करवा रहे हो तो एफडीआई तो सर वो जो पर्सन आएगा वो तो ऑनरशिप मांगेगा। तो आप क्लोज्ड इकोनॉमी, वो तुम्हारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी जब तुम्हारी चलती थी। बट जब आप एफडीआई को प्रमोट कर चुके, ओपन इकोनॉमी में आ चुके, अब तो सर मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह काम चलता है। ये चीज, it is of critical significance that China introduced and implemented each reform first at a smaller level. अच्छा, इनका ना वही फेस जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं कि जब चेंज करने लगे हैं पहले छोटे लेवल पे करके देख, अगर तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे देन ऑल ओवर करेंगे, अदरवाइज कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। ये नॉर्मल थिंग है। हम लोग भी कहते हैं जी, अगर मान लो सपोज आप कोई नई चीज करने जा रहे हो, पहले
स्टार्ट तो कर, एक बार छोटे लेवल से करके देख, अगर तो सक्सेसफुल जाता है, पैसे का क्या तब लगा देना, कैपिटल क्या तब लगा देना, जब मर्जी बिजनेस एक्सपैंड कर लेना, बट पहले एक बार करके तो देख, वही चीज। एंड ओनली व्हेन द रिजल्ट्स वर फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी दैट इट वाज एक्सटेंडेड टू अ लार्ज स्केल। सर ये चाइना क्या, ये तो नॉर्मल, हमारी भी थिंकिंग ऐसी है आज के डेट में। अगर हम कोई भी नया काम करने जाते हैं, सबसे पहले एक बार स्टार्ट तो कर, छोटे लेवल से स्टार्ट करके देख, जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता जाएगा वैसे वैसे काम बढ़ाते जाएंगे। पैसा तो तब भी है, पैसा अब भी है, बात होती है सिर्फ समझने की, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कि पहले सर एक बार रिजल्ट्स देख लें, एक बार चेकआउट कर लें कि आपको रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट की ओर से। इफ यस, साथ के साथ अपनी एक्सपेंशन करते रहो, क्या हमें दिक्कत है। आगे चल, अ रिग्रेस cost benefit analysis of each reform at the initial stage help the leadership to undertake exercise of resource allocation with greater success and better results। वो तो है ही है। और आप कर क्या रहे हो सर, आप सीबीए मींस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हो, जिसमें सबसे पहले आपने छोटे लेवल पे अपने रिसोर्सेस को लगाया, वहां से बेनिफिट्स को क्या किया, काउंट, दैट मींस कॉस्ट बेनिफिट। अगर तो बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिले, रिजल्ट्स अच्छे मिले देन दैट ऑफ योर कॉस्ट, तो सर आपकी लीडरशिप के अंदर जो तुम कह रहे हो ना हमने डिसीजंस बहुत बढ़िया ले, वो डिसीजंस लेने का मेन बेस क्या था, जो तुम लोगों ने कॉस्ट बेनिफिट क्या किया, एनालिसिस किया फॉर द रिसोर्स एलोकेशन, कि लगाएं या ना लगाएं। ये नहीं होता गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, जो मर्जी रिसोर्सेज लगा दो, अपना कौन सा कुछ जा रहा है, वो नहीं है सर। रिग्रेस मींस हार्ड, क्लियर, कि प्रॉपर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने करा, रिसर्च एलोकेशन का, रिसोर्सेज एलोकेशन का, आफ्टर दैट आपने इन्वेस्टमेंट करनी वहां पे क्या करी, स्टार्ट कर, जैसे जैसे रिजल्ट्स आपको मिलते। सर अगर तो ऐसी सिस्टमैटिक वे से चलोगे तो क्यों नहीं सर आपकी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, क्यों नहीं आपकी कंट्री को ग्रोथ मिलेगी, नेचुरली होगा सर। वही है ना, अब चल रहे तुम प्लान वाइज, एक एक चीज सोच समझ कर करना। अब सुन लो नेक्स्ट ऑन पाकिस्तान। यस, इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली reforms introduced in 1988 failed to sustain the pace of growth it had earlier achieved। बिल्कुल, सस्टेन मींस स्टेबल। चाहे बेशक तुमने 1988 में क्या करे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, बट स्टिल सर आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेल हो गए टू सस्टेन द पेस ऑफ ग्रोथ इट हैड अर्लियर अचीव। जो ग्रोथ आपको पहले मिलती थी ना, मतलब सर आप आज भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, चल रहे हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके वर्क कर रहे हैं, बट नॉट दैट लेवल कि आप पहले जैसा मेंटेन कर रहे हो। क्लियर, आगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान started losing their sheen while prior to the reforms the proportion of poor had declined from 40% in 1960s to to 25%। सर ये तो आपकी अच्छी बात है, पॉवर्टी लाइन को आपने कितना सुधारा, पुअर्स को कितना सुधारा, 40% से आपका रेट कितना आ गया, 25% तक डिक्लाइन हो गया था। कोई छोटी बात थोड़ी है, दैट मींस आपकी कंट्री ने कितना अच्छा काम करा होगा। पर ठीक है, आगे, ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स देयर वाज रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड। ये उल्टा फिर दोबारा इंक्रीज हो गया। जहां तुमने जो जिस चीज के तुम मानने जाते थे कि इंडिया से पाकिस्तान दो चीजों में अच्छा था, पहला पॉवर्टी रेट डिक्लाइन करने में, दूसरा सैनिटेशन फैसिलिटीज में, एंड पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपकी सिचुएशन दोबारा फिर क्या हो गई, रिवर्स हो गई। आगे, ऑल्सो कंपेयर टू 1980s जीडीपी रेट वाज रिकॉर्डेड टू बी लोअर इन द 1990। तो फिर उसके बाद तुम अपनी कंट्री को संभाल ही नहीं पाए, वन बाय वन आपके डाउनफॉल ही आते रहे। नेक्स्ट इज पाकिस्तान हैड अ साइन of relief, particularly in the year 2017-18, when GDP registered a growth of 5.5%, which was highest as compared to that in the previous decade. And also the manufacturing and services sector grew at the rate of 4.9% and 6.2%। मतलब जो थोड़ा बहुत रिलीफ आपको अगर मिला भी है इस कंट्री को, वो कब जाके मिला है, 2017-18 के अंदर, जब इन्होंने अपना ग्रोथ रेट, अपना जीडीपी रेट जो इनका रजिस्टर्ड हुआ, वो कितना हुआ, 5.5%, जो अपने अपने प्रीवियस से तो बहुत बढ़िया था। एंड इवन इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर ने भी क्या करा, बहुत अच्छा परफॉर्म करा। ओके,
Next is besides some other macroeconomic indicators showing a more stable and positive growth trend. But overall picture of Pak economy, consequent upon the reforms initiated in 1988, has rather been disheartening. Economic slowdown has gripped the Pak economy like never before. Like never before. Reason for the slowdown of Underline. Pak economy The is that primary reason for the slowdown of Pak economy is that the leadership in Pakistan has failed to realize the significance of institutionalized technical change in एग्रीकल्चर. वही बात होती है ना सर, लीडरशिप जब गलत हाथ में चल जाए. अब क्या पता उस टाइम पे सर मौके पे सरकार किसकी थी, अल्टीमेट उसके बाद तो वो नाम ही पड़ जाता है कि हमें डुबोने वाला, हमारी इकोनॉमी को खत्म करने वाला ये पर्सन. इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा जो आगे मेन लीडर है, उसका विजन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग टू सोचेगा. एंड ये डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर कि पार्टीज की थिंकिंग क्या है. अब लाइक अपने यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी आगे नेक्स्ट लोग हैं, सबसे अगर आप पूछें सबका विजन अलग अलग. कांग्रेस का विजन थोड़ा डिफरेंट पॉइंट से है, बीजेपी का तो डिफरेंट ही पॉइंट है. अब जैसा आपका विजन होगा आप तो वैसा ही चाहेंगे ना. तो इसीलिए कहते हैं कि सर आपका जो मेन पर्सन है ना, जो जिसके हाथ में लीडरशिप है, दैट पर्सन मस्ट बी क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए. अब सर अल्टीमेटली जिस टाइम पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेक्निकल चेंज होना चाहिए था एग्रीकल्चर के अंदर, आपने करवाया ही नहीं, हुआ ही नहीं वो एग्रीकल्चर. जैसे आप कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारे इंडिया में जब 5 ईयर प्लानिंग हुई मिड 60s मिड 70s में, ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. जो चीज होनी जरूरी थी, जो चीज होनी जरूरी थी, यस प्लीज. सो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस थी इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंज इन द एग्रीकल्चर, वो क्या थी, जरूरी. नेक्स्ट इज consequently, पढ़िए जी. Agricultural output remained highly volatile. Volatility in agriculture led to volatility in its export and finally volatility in its forex reserves. वही बात है ना, जब आप लोगों ने चेंजेस ही नहीं करे तो आपकी वॉलेटिलिटी का मतलब होता है चेंज. तो वो जो इफेक्ट है वो तो ओवरऑल कंट्री के ऊपर सब कुछ की पड़े है ना. अब आपके फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर भी आपको क्या आने लग गया, चेंज आने लग गया. क्योंकि सर जहां तो देखो सिंपल सी बात, एक चीज सोचो, अगर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपका कहते हैं ना, हमारी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमें दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना पड़ता था.
कि अपने इतनी ज्यादा सरप्लस हो चुकी थी। सर अगर पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन होती तो ये कंट्री भी नेक्स्ट आगे क्या कर पाती, एक्सपोर्ट कर पाती। तुमने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेक्निकल रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं करे जो हमने बेसिक्स में पढ़े थे, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन मेन पॉइंट था, क्लियर, इरिगेशन फैसिलिटीज मेन पॉइंट थे। तुमने चेंजेस नहीं करी, तुम्हारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स क्या हुए, डाउन। तुम्हारी कंट्री के अगर एक्सपोर्ट्स डाउन होंगे तो नेचुरली फॉरेक्स रिजर्व भी क्या जाएगा, डाउन जाएगा। कॉमन सा पॉइंट है। आगे चलिए, टू कोप विद इट्स forex needs. हाँ Pakistan has continued to rely on remittances from abroad and borrowings from rest of the world. बिल्कुल, एंड पाकिस्तान हैज फेल्ड to build its industrial base for the sustainable exports of manufactured goods. बिल्कुल, मैं तो ना मतलब ये ना, जब सब एक बार डाउनफॉल आ गया तो नेक्स्ट ऑन हर सेक्टर के अंदर ही, प्राइमरी सेक्टर तुमने खुद ही खत्म करा, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल बेस तुम बना नहीं पाए, क्लियर, टर्शरी सेक्टर तो तुम्हारे यहाँ पे इतना है ही नहीं था स्टार्टिंग में, क्लियर। सो ग्रोइंग रिलायंस ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैव ड्रिवन, और उल्टी बात, तुम क्या करते थे, अपनी कंट्री की इनकम बढ़ाने की बजाय दूसरी कंट्री से बोरोइंग्स पकड़ते रहे, पैसा पकड़ते रहे अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कंट्री के ऊपर एक डेट ट्रैप हो चुका। आप कर्जे में क्या हो चुके, फिक्स हो चुके। सर उल्टा कंट्री को यह सोचना चाहिए कि आप डेट फ्री हो, चलो डेट फ्री ना सही, कम से कम जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारी जनता की ग्रोथ है, कुछ भी है सर, उतनी इनकम बढ़ाओ सो दैट उतना आप एक्सपेंडिचर कर सके। ये थोड़ी किसी से ले लेकर पैसा लगाया जाए, ये थिंकिंग आप लोगों की कब से होने लग गई। तो सर ये तो प्योरली डेट को ही क्या करेगी, श्योर करेगी। आगे, यस, has driven Pak economy into a debt trap with no hope of redemption. The condition is so bad that the bulk of borrowings from abroad are exhausted in paying interest on the existing loans. Funds for development are extremely क्या हैं, scarce, particularly when political extremism rules the roost. थोड़ी वर्डिंग कॉम्प्लेक्स यूज की गई है, हम अपनी जो वर्डिंग लिखेंगे, हम कौन सा कॉपी पेस्ट करेंगे सर, प्योरली अपनी वर्डिंग लिखनी होगी, बट कम से कम कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सर उनके डाउनफॉल का कारण क्या था। क्लियर। नेक्स्ट इज, अभी आ गया रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपके यहाँ पे रीइमर्जेंस क्यों हुई। सर आपको बताया तो था कि अल्टीमेटली कहाँ तो हमने 90 जितना भी था 40% से 25% पे हम पॉवर्टी पे आ चुके थे, बट अब दोबारा जब हमारे डाउनफॉल स्टार्ट हो चुके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमारे सक्सेसफुल नहीं गए, तो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी दोबारा क्या हो गई, रीमर्ज हो गई। पढ़िए, स्टार्टिंग विद द प्रोसेस ऑफ planned development programs after independence. Pakistan relied largely on the policy of protection, protecting domestic industry from foreign competition. बिल्कुल, assigning central role to किसको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आपने मेन क्या दिया, रोल। इसको लिख लो, मेन रोल टू पब्लिक सेक्टर, मेन रोल टू पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर को आपने मेन रोल क्या किया, असाइन किया। ओके, लाइक इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान ब्रॉट अबाउट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान। एक बार तो अच्छा गया, आपके भी वहां पे जो लॉन्च किया गया, क्लियर, बट धीरे धीरे आगे बढ़ी, ग्रोथ रेट continued to remain low till Pakistan took economic reforms in 1988. वही है ना, जब तक आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए तब तक आपका ग्रोथ रेट बिल्कुल क्या था, लो। शिफ्टिंग इट्स प्रायोरिटीज फ्रॉम प्रोटेक्शन टू कंपटीशन। तब पहले सोच तुम्हारी क्या थी, प्रोटेक्शन, बचाना, कि कोई दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पे ना आए, हम अपने आप को बनाते रहे। बट सर आप एक चीज समझते नहीं, कंपटीशन आने से आप लोगों की तरक्की भी होती है, एक मार्केट भी डेवलप होती है। अब जैसे नॉर्मली समटाइम्स हम मार्केट में बैठे होते हैं, हम कहते हैं सर इस काम में तो पर्टिकुलरली हम हैं, कल को कोई दूसरा और आएगा तो हमारा कस्टमर जाएगा, उल्टा कस्टमर और आएगा। जितने ज्यादा प्लेयर्स, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स एक मार्केट में बैठे होंगे, सारा का सारा कस्टमर जो हेयर एंड देयर था वो भी कहाँ पे आएगा, इसी मार्केट में आएगा। समझ गए ना। अब जैसे आपको एक नॉर्मल सी बात पता है सर, आपने लेटेड भी कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी परचेज करना है, सर मोबाइल मार्केट में चले जाओ, क्लियर, वहां पे हजारों शॉप है सर, आपको आपके प्राइसेस मिलेंगे, आपके प्राइसेस मिलेंगे जितना देना होगा। मतलब वहां पे ना कोई भी पर्सन आपसे ज्यादा चार्ज ही नहीं कर पाएगा, क्यों, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा वो रीजनेबल प्राइस आपसे रखेगा। तो ये कस्टमर के लिए भी अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है।
कि पता नहीं कहां कहां से निकलकर कस्टमर हमारे पास आएगा, जो अपने नियर हेयर एंड देयर ले लेता था वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आएंगे। हमारा तो कस्टमर बेस उल्टा बढ़ रहेगा, कम थोड़ी होगा। आगे पढ़िए। यस। Growth rate continued to remain low एंड till सॉरी ऊपर, Pakistan ओपनिंग अप द इकोनॉमी टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जिसको तुमने वर्ड क्या यूज किया, क्लोज्ड इकोनॉमी से तुम किस में शिफ्ट करे, वही बात ओपन इकोनॉमी में। प्रोटेक्शन की बजाय तुमने वर्ड क्या यूज किया, कंपटीशन। क्लियर, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट। आगे, इनिशियली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स yielded spectacular results and performance of Pakistan economy was indeed convincing। वो ना स्टार्टिंग में तो रिजल्ट्स आपको बड़े अच्छे मिले, कन्विंसिंग मिले, बढ़िया मिले। क्लियर, वे अहेड of the performance of the Indian economy। बट आगे, but from a क्या, Honky Dairy हाँ, point, Pakistan seems to have slipped into poverty mode once again. thus in the year 2011 while India and China recorded a GDP growth rate of कितना 8.4 and 9.5, Pakistan was merely 2.6% per annum। क्लियर, मतलब बहुत ही डाउनफॉल आपको देखने को मिला वहां पे। नेक्स्ट इज रीजंस, इसके क्या थे, रीजंस क्या थे कि सर एक तरफ तो आपने इतनी अच्छाई ऊपर आपने डिस्कस करी कि पाकिस्तान में तो बहुत प्रोटेक्शन से जब कंपटीशन पे आए, ओपन इकोनॉमी में आए, तो आपने ड्रास्टिकली चेंजेस वहां पे देखे। स्टार्टिंग में तो स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स आपको मिले। क्लियर, फिर ऐसा क्या हुआ कि 2011 में जाके इनका जो जीडीपी रेट है वो सिर्फ 2.6 एनम रिकॉर्ड हुआ। पढ़िए, Re-emergence of poverty in Pakistan is explained with reference to the following observations. इसको याद कर लेना अच्छे से, ये लर्न करने वाला पॉइंट है। क्लियर, क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हें डाउनफॉल पूछा जाए, रीजन पूछा जाए, तो आप ये रीजंस क्या करेंगे, कोट करेंगे। नंबर 1, सर पाकिस्तान हैज फेल्ड टू ब्रिंग about stable institutional reforms in agriculture। एक तो पीछे आया था ये भी। Accordingly, हाँ, performance of agriculture sector has remained volatile and highly vulnerable to क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्योंकि तुमने कौन सा कोई यहाँ पे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट करी, जो टेक्निकल रिफॉर्म्स होने चाहिए थे लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज, तुमने उनको प्रमोट ही नहीं करा। फिर तो सर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर होगे ना। हाईली वर्नरेबल मतलब डायनामिक, पता नहीं सर इस बार आउटपुट अच्छी होगी या नहीं होगी। जबकि आपको सर टेक्निकल रिफॉर्म जिस टाइम पे होने चाहिए थे वो आपको करने चाहिए थे। आगे, गुड हार्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन लार्जली ऑन गुड मॉनसून, एंड मॉनसून इज बेसिकली सर अनसर्टेन। क्या पता अच्छा हो या बुरा हो, या तो बहुत अच्छा आपका जो प्रोड्यूस है वो नेचुरल प्रोड्यूस है, सर ये नहीं पता अब ज्यादा बारिश पड़ जाए तो नुकसान है, बारिश ना पड़े तो नुकसान है। तो जितना चाहिए सर उतना जरूरी है। आगे, फॉर इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स, पाकिस्तान हैज रिलाइड लार्जली ऑन रेमिटेंसेस और सर सिंपल सी बात, आपको दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या होना पड़ा, डिपेंड होना पड़ा। अब जितनी रेमिटेंसेस उनसे लेते जाएंगे, मतलब आप लोन लेते जा रहे हो, एंड जितना लोन लेंगे सर अल्टीमेट आप एक डेट ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हैं। क्लियर, यस। आगे, एंड agricultural exports. A setback to these sources of foreign exchange has caused a corresponding setback to the process. अल्टीमेट सर आप तो उल्टी चेन में फंस गए। कहां तो आगे को बढ़ना था, एक्सपोर्ट्स करके अपनी कंट्री में लेकर आना था फॉरेक्स रिजर्व, कहां हम लोग उनसे पैसा पकड़ पकड़ कर अपनी पेमेंटें कर पा रहे। क्लियर, नेक्स्ट इज lack of political stability in Pakistan। और सर आपके यहाँ पे ना सर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। कभी कोई सरकार आ रही है, कभी कोई सरकार आ रही है, तो अल्टीमेट मतलब जनता को विश्वास ही नहीं था, और या फिर तुम्हारे काम करने वाले जो लीडरशिप थे वो पर्सनली गलत थे। क्लियर, सर हैज कॉज्ड ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कितना पैसा तो आपने इसी चीज के ऊपर खर्च कर दिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में। क्लियर, नेक्स्ट इज पाकिस्तान इज एलोकेटिंग ह्यूज फंड्स to build a strong defense system even when it implies a huge cut in developmental expenditure। और आपने मोस्टली अपना पैसा किसके ऊपर लगा दिया सर, डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव करने में लगा दिया। अब वही बात है ना, फंड एलोकेशन, पहली बात तुम्हारे पास फंड नहीं है, और ऊपर से फंड की एलोकेशन तुम कहां पे कर रहे हो जहां से कोई डेवलपमेंट नहीं। अब डिफेंस के ऊपर पैसा लगाना है तो नॉन डेवलपमेंटल है, इसमें कौन सा कोई वहां पे पाकिस्तान की तरक्की होनी है, ये तो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है सर जो आप कर रहे हो। अब हम भी कहते हैं सर इंडिया में जितना पैसा अल्टीमेटली डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा है सर, बहुत खर्च हो रहा है। अब पता नहीं सर कोई जंग लगेगी नहीं लगेगी अलग बात है, पहले थे चांसेस, जैसे वहां पे मिलिट्री की हमें बहुत जरूरत होती थी,
बट आज की डेट में तो उल्टा मिलिट्री सरप्लस हुई पड़ी है हमारे पास, एंड जितनी सरप्लस हुई पड़ी है सर, अल्टीमेट उनको सर सैलरीज भी पे आउट करनी पड़ेंगी, एंड अकॉर्डिंग टू उनका एक्सपेंडिचर, एंड जितने इक्विपमेंट्स उनके पड़े उनकी रिपेयर, ठीक है ना, उनका खर्चा, वो भी तो सारा मेंटेन करना होगा। तो ये सर डिफेंस अपने आप में बहुत एक्सपेंडिचर खा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड द लास्ट, इंडिया। लेट अस कंक्लूड our discussion by writing a critical comment on our performance as compared to China and Pakistan. Yes, our performance is neither so bad nor so good. We are far ahead Pakistan. हम पाकिस्तान से ऊपर हैं बट चाइना से नीचे। क्लियर? जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट 11% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, एंड ये तो पहले भी आया था अपने पास स्टार्टिंग में ना। एंड जीडीपी ऑफ इंडिया इज 41% ऑफ जीडीपी ऑफ चाइना। क्लियर? तो नॉर्मली मतलब पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर कौन? इंडिया, इंडिया से ऊपर कौन? चाइना। नेक्स्ट इज व्हाई इंडिया इज, आपा ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हम चाइना से पीछे क्यों हैं। वो छोड़ो कि तुम पाकिस्तान से ऊपर क्यों हो, वो तो पाकिस्तान के रीजन तुमने पढ़ ही लिए, मेन कारण पढ़िए। Why India is lagging behind China when India like China has focused on SEZ and offered, जबकि इंडिया ने भी चाइना की तरह क्या SEZ पे फोकस किया हुआ है, लिक्रेटिव टर्म्स के ऑफर की हुई हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करो, FDI लेकर आओ, फिर भी तुम पीछे क्यों हो? जबकि तुम्हारा मॉडल जो ग्रोथ का है वो सेम है, तुमने भी वो ऑप्ट किया जो चाइना ने ऑप्ट करा, तुमने भी वैसी लिक्रेटिव टर्म्स ऑफर करी फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो नॉर्मली चाइना ने करी। आगे why FDI is far less in India than China? Why is it that the Indian economy has experienced growth by fits and starts while the Chinese growth process has almost been smooth and steady? Yes. The reason is to be traced in the area of political will underline political will and enforcement drive। सर ये दो पॉइंट्स को लेकर, एक तो सर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये बहुत गलत इंपैक्ट देता, प्लस एनफोर्समेंट ड्राइव, यहाँ पे एग्जीक्यूशन, जैसे नॉर्मली सर हर काम के अंदर करप्शन, हर चीज ही मतलब गलत वे से होना, उस पॉइंट से एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है, उस पॉइंट से इंडिया इज फार बिहाइंड चाइना इन एग्जिबिटिंग इट्स पॉलिटिकल विल टू पुश इट्स एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें तो इतना पता जी, आप अपना एक एजेंडा, इकोनॉमिक ग्रोथ का एजेंडा भी नेक्स्ट आगे एग्जिबिट नहीं कर सकते, तो क्यों कोई इन्वेस्टर आपके यहाँ पे आके काम करेगा? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंडिया इज फार बिहाइंड चाइना इन एक्सरसाइजिंग इट्स एनफोर्समेंट ड्राइव इवन long after the initiation of economic reforms 1991, India did not have the necessary political consolidation in the country. बिल्कुल, the country had governed by coalition government which is always constrained in its decision making process on account of compulsions of coalition। Clear? Likewise, enforcement of policies and programs, again a word, enforcement of policies and programs lags far behind in India compared to China। आपने ना यहाँ पे क्विक एक्शन नहीं, जैसे कहते हैं ना, प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, अपने प्रोएक्टिव नहीं है कि जैसे मान लो आपके सामने कोई पॉइंट आया जिसको हमने आगे डील करना है, एक होता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ डील करना, एक होता है पहले सोचेंगे, देखेंगे, पास होगा, परमिशन होंगे, इतने में तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, इतने में तो अपॉर्चुनिटी ही निकल जाएगी। वही है कि जैसे कहते नहीं, तुरंत वाले काम नहीं है सर, कि जैसे आपने कुछ नया पॉलिसी रखी, एक नई अपॉर्चुनिटी मैंने आपके सामने रखी कि आप उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लोगे, वो काम, ये गलत है। आगे चलिए। Yes. It is because India follows a democratic process of enforcement while China follows an autocratic process of enforcement. Here we would like underline to say autocratic, अपने यहाँ पे क्या चलती है? डेमोक्रेटिक, ये अच्छी बात है। क्लियर? डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ एनफोर्समेंट, और वहां पे चलते हैं वन मैन आर्मी। ऑटोक्रेटिक समझते हो? लीडर्स रूल, जो कह दिया कल से फॉलो। और अपने यहाँ पे डेमोक्रेटिक है सर, पहले बनाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा, फिर पार्लियामेंट में परमिशन होगी, प्रेसिडेंट से होगा, मतलब इतना लंबा प्रोसेस बना रखा है। और यही फर्क है जो आज का विजन है ना, जो बेसिकली अपने प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट है सर, ये डील करते हैं वन मैन आर्मी की तरह, कि अगर तो पूछ कर करना है, फिर तो पूछ कर तो कभी काम होते नहीं। टू बी वेरी क्लियर, कहते नहीं, एक होता है पूछना, एक होता है बताना। मैं बता रहा हूं कि कल से ये रूल है, फिर तो अगर ऐसे चलोगे, जिसको वर्ड बोलते हैं डिक्टेटर,
सर डिक्टेटर की तरह काम करो, जो कह दिया बस, कल से बस डन है जी, फिर तो काम तो होते हुए दिखेंगे, अदरवाइज तो पूछते ही दिखोगे, कभी ये परमिशन, कभी उसने डिबेट, कभी ये डिबेट, कभी ये सेशन। फिर तो सर तुम्हारा जो काम है ना वो पार्लियामेंट में घूमता रहेगा, वहीं पे सेशंस होते रहेंगे, बट आगे इन्फोर्समेंट नहीं होगी। जैसे ये चीज सोच, जीएसटी 2017 में आया, ये बात पता कब से चल रही है? 2006 या 7 से चल रही है। जब नॉर्मली, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं 8th 9th क्लास में उस टाइम से सुनता आ रहा हूँ कि जी इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स को खत्म करके जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा। सुनते 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 करते करते तब जाके 2017 में जाके लॉन्च किया। तो अल्टीमेटली तो आप खुद ही सोच लो कि सर एग्जीक्यूशन हमारी, एनफोर्समेंट ड्राइव हमारी कितनी लेट है। सोची कब जाती है, करते 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 पास ऑन कब होती है। ये पॉइंट्स आगे। Here, we would like to state that democratic process is always better, as it allows wider freedom to the masses. That is by way of human rights, which itself is an indicator of social. पर कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने आप में अच्छा भी है। अच्छा इन द सेंस, अब देखो सर, तुमने कहा जी वन मैन आर्मी की तरह काम करो, अच्छा जो तेरे मन में आ गया वो कल से रूल हो जाएगा क्या? अब तेरे माइंड में हो सकता है तेरी थिंकिंग गलत हो, तुम्हारे माइंड में कोई नया रूल आ गया कि कल से रूल पास कर दो, ऐसे थोड़ी पास कर दोगे सर। वेरियस परमिशंस लेनी पड़ती हैं, सबके सोशल वेलफेयर देखना पड़ता है, सबके मोटिव्स देखने पड़ते हैं। और वही बात है सर, दुविधा में फंस गया बंदा, ना तो कुछ कर पाएगा, करना तो बहुत कुछ आता है बट सर इजीली चेंज नहीं हो पाएगा। ये भी बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे डिसीजंस इन्होंने सिस्टमेटिकली प्ले करे हैं बीजेपी ने आज की डेट में, तो जाके ये इंडिया आपको थोड़ा चेंज होते हुए दिख रहा है। आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल ये चेंजिंग में ही होगा, अगर यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। अगर इनस्टेबिलिटी हुई तो वही बात है, जो भी नया पर्सन आएगा पहले तो पुराने के कामकाज सारे क्या करवाएगा, बंद करवाएगा और अपनी थिंकिंग यूज करेगा। फिर तो सर वही ना, पिछला वेस्ट दोबारा फिर खर्चा, डबल खर्चा हो गया ना। कहाँ तो चलो मानना पुराने वाले ने अगर कुछ शुरू कर भी रखा है, तुम आगे उसको कंटिन्यू कर लो, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर लो। नहीं सर, पुराना बंद, मेरे वाला नया काम शुरू। फिर तो आप गवर्नमेंट का फंड, पब्लिक का जो फंड है वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये चीज अपने आप में गलत हुआ। क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां पे मैं आपको दोबारा फिर यूनिट इसके पेज पे, इंडेक्स पेज पे लेकर आओ, स्टार्टिंग में आओ। इंडेक्स पेज मतलब जो इस टॉपिक की स्टार्टिंग थी चैप्टर की। यहां पे सर आपके सामने टू डू के अंदर आपके 3 पॉइंट्स थे। पहला वर्ड पाथ स्ट्रेटेजी। पाथ स्ट्रेटेजी आपने डिफरेंट डिफरेंट रीड आउट की एंड इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। नंबर 2 आपने पढ़े एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स, एंड ये 3-4 पॉइंट्स को लेकर था। पहला डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दूसरा ऑक्यूपेशनल या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट से, एंड तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पॉइंट से जो आज हमने स्टार्ट करा। क्लियर? जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपको एग्जाम के अंदर आने के लिए, क्योंकि टेबल बेसिस पे एनालिसिस क्वेश्चन, इस टॉपिक में से ज्यादातर एनालिसिस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो टेबल वाले जो हमने 2-3 पेज बीच में रीड आउट करे थे उन्हीं में से ही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज लास्ट हमने अप्रेजल एंड कंक्लूजन। अगर इस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ा जाएगा, प्रॉपरली इन द सेंस एक बार सीरियसली आपको इसकी रीडिंग करनी होगी, नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक आपका उल्टा कॉन्फिडेंस बनेगा कि सर इसमें तो है ही कुछ नहीं, गिनती के 4-5 पॉइंट्स, वही लाइंस बार 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 क्या कर रखी है, रिपीट कर रखी हैं। हाँ, टॉपिक्स 3 बना रखे हैं, पहले उनका पाथ डिस्कस करो, नंबर 2 उसके बेसिस पे एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स आई, एंड लास्ट नंबर पे क्या आया, उसका अप्रेजल एंड कंक्लूजन के रिगार्डिंग बात की गई। हुआ क्लियर? सो ये टॉपिक यहाँ पे आपका फाइनली आज कंप्लीट होता है। क्लियर? इसको दोबारा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से बिफोर विद सम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ इसको उठाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट ऑन, जस्ट अ मिनट।